वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 13th लेक्चर है और इसका टाइटल है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब ये जो है एक बिजनेस और इंजीनियरिंग टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस कंप्लीट प्रोसेस को जिसके ज़रिए नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। मार्केटिंग टीम जो होती है वो एक ब्रिज का काम करती है कंज्यूमर के दरमियान और इंजीनियर के दरमियान। कंज्यूमर की जाहिर बात है कोई ना कोई डिमांड है, कोई नीड है, कोई वांट है, और इंजीनियर जो होता है वो प्रोडक्ट को जो है वो बनाता है। तो मार्केटर जो है वो ब्रिज का काम करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह की जाती है नई प्रोडक्ट लाने के लिए, और वो काम भी मार्केटर्स का होता है। टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अब जो न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी टाइप्स होती हैं। सारी नई प्रोडक्ट्स एक जैसी नहीं होती। सो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मार्केट के लिए नहीं होती हैं। किसी एक मार्केट के अंदर नई प्रोडक्ट आई जो उस मार्केट के अंदर मौजूद नहीं थी। सम आर न्यू टू द फर्म, अब मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट मौजूद है, इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, लेकिन फर्म के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो फर्म के लिए नहीं होगी। सम आर न्यू टू बोथ, दोनों के लिए होती है, यानी कि फर्म के लिए भी या मार्केट के लिए भी होती हैं। एंड सम आर माइनर मॉडिफिकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कुछ ऐसा होता है कि माइनर मॉडिफिकेशन के साथ आती हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हमेशा प्रोडक्ट के अंदर माइनर मॉडिफिकेशन ही बेटर होती है। अगर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाएगी किसी प्रोडक्ट के अंदर तो वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और ऐसी हो सकती है कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्टफोन है, अब बड़ी स्क्रीन वाले जो स्मार्टफोन है वो लोगों को पसंद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्मार्टफोन बना दिया जाए स्क्रीन की वजह से, तो क्या होगा कि वो फिर फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों के लिए लेके आना जाना भी उनके लिए मुश्किल होगा। और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ तो लोग जो है वो लेके निकल भी नहीं सकते फ़ोन पब्लिक के अंदर। जिस तरीके से स्नैचिंग होती है, ख़ासतौर पे जो कराची के अंदर स्नैचिंग जिस तरह से होती है, तो इसीलिए माइनर मॉडिफिकेशन जो है वो बेटर होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड वाइल सम आर कम्प्लीटली इनोवेटिव, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कम्प्लीटली इनोवेट होती हैं, यानी कि ईजाद होती है, बिल्कुल नई जो है वो ईजाद होती हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर ये तमाम जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स शामिल होती हैं, मतलब डिफरेंट, चाहे वो कम्प्लीटली इनोवेट हो, बिल्कुल नई आई हो, मार्केट के अंदर नई आई हो, फर्म के अंदर नई आई हो, या फिर मॉडिफिकेशन के साथ आई हो, तो वो तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। जो इसके स्टेजेस हैं नए प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट होती है, इसका जो पहला स्टेज है वो है आइडिया जनरेशन। अब आइडिया कहाँ से आता है? ज़रूरत से आता है। इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही, जिससे किसी भी चीज़ से नहीं ज़रूरत पूरी हो रही, तो आइडिया आया इंसान के जहन में। अब उस आइडिया पे काम होगा तो उससे ज़ाहिर बात है एक प्रोडक्ट बन सकती है। और तो आइडियाज़ जो है वो नीड से आते हैं, तो कस्टमर्स से भी आइडियाज़ आते हैं क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स होती हैं। R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कॉम्पिटिटर्स से भी आइडियाज़ आते हैं, कॉम्पिटिटर्स को देखा जाता है। इसके अलावा फोकस ग्रुप्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आइडियाज़ दे जाते हैं अगर उनसे आइडियाज़ लिए जाएँ। ट्रेड शोज़ होते हैं, और कुछ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर एक बहुत कॉमन टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जिसके अंदर आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है। तमाम जो भी आइडियाज़ होते हैं बगैर किसी क्रिटिसाइज़ के वेलकम किया जाता है। लोगों को इनक्रेज किया जाता है कि वो आइडियाज़ अपने अपने आइडियाज़ दें, और किसी भी तरह की कोई उसमें क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता जब आइडियाज़ लिए जा रहे होते हैं। आइडियाज़ के अंदर कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि वो पॉसिबल भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई इम्पॉसिबल किस्म की बात कर दी गई हो, तो इस तरह की चीज़ नहीं हो, और प्रैक्टिकली उसको किया जा सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। अब जाहिर बात है हर सोसाइटी का अलग कल्चर है। पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर बनाई जाएगी तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है वो चीज़ सही हो, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करना चाह रही हो। तो ये भी एक चीज़ है कि कल्चरली एक्सेप्टेबिलिटी भी देखी जाती है। प्रोडक्ट अगर लॉन्च की जाएगी तो ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं। अब जो प्रोडक्ट बाहर की, जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल है, वो हो सकता है पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि जो यहाँ का कल्चर है ज़ाहिर बात है वो अलग है। एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का कल्चर जो है वो कई सारे एशियन कंट्रीज़ से अलग है। तो यही चीज़ देखी जाती है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो वो आइडिया।
उसके बाद फिर आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है। आइडियाज़ की लिमिटेशंस होती हैं, ज़ाहिर बात है, हर आइडियाज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, और एलिमिनेट कर दिए जाते हैं जो भी अनसाउंड कॉन्सेप्ट होते हैं। और 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लाजमी जो है वो करने चाहिए। पहला ये कि क्या टारगेट मार्केट को बेनिफिट होगा प्रोडक्ट से, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे डेवलप करेंगे उससे टारगेट जो मार्केट है हमारी उसको कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, इस चीज़ को जब आइडिया स्क्रीन किया जाता है तो ये भी क्वेश्चन सामने रखा जाता है। और क्या टेक्निकली फिजिबल है इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, यानी कि टेक्निकली तौर पे हम इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये भी देखा जाएगा। एंड विल द प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल, क्या प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। अब जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है क्या उसको बनाने से प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा, फर्म प्रॉफिट भी अर्न कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उसके बाद है फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग का स्टेज। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि हु इज़ द टारगेट मार्केट कौन है, एंड व्हाट बेनिफिट विल द प्रोडक्ट प्रोवाइड, क्या कौन से बेनिफिट्स जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, एंड कस्टमर किस तरीके से रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट को, एंड हाँ किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी, और क्या कॉस्ट होगी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। और कॉन्सेप्ट को, बहुत अहम चीज़ जो इसके अंदर ये है कि कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाए। प्रोस्पेक्टस का जो कस्टमर होते हैं उनसे पूछते हुए, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का एक सैंपल लिया जाए, यानी कि कुछ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सिलेक्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो ये जो एक आइडिया है इसके बारे में उनकी क्या राय है, तो उनकी जो राय है उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है इस स्टेज के अंदर। उसके बाद है फिर बिजनेस एनालिसिस, यानी कि इससे ये देखा जाता है कि कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट क्या होगी और कितना रेवेन्यू हम अर्न कर सकेंगे। और एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम देखा जाता है कि हम कितना बेच सकेंगे। और एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। और ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन से मुराद वो पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो उस पॉइंट को भी देखा जाता है। उसके बाद आती है फिर बीटा टेस्टिंग एंड मार्केट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटोटाइप बना लिया जाता है, एक तरह से एक नमूना जिसे कहने हम, वैसा ही बनाया जाता है जिस तरह से असली प्रोडक्ट जो हम एक तरह से बेचने वाले हैं उसी तरह का। और टेस्ट किया जाता है उसको डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन के अंदर उसको टेस्ट किया जाता है। और टोटल मार्केट का रिएक्शन देखा जाता है, कस्टमर की एक्सेप्टेंस देखी जाती है कि कस्टमर कितना जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। उसके बाद है फिर टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। अब इस स्टेज में कंपनी जो है वो परफॉर्म करती है दूसरा डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कॉस्ट का, जो कि बेस करता है न्यू एडजस्टमेंट्स पे और मार्केट चेंजेस के ऊपर। और उसके बाद आता है फिर कमर्शलाइजेशन। अब जब कमर्शलाइजेशन होती है प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दी जाती है, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की जाती है, सेल्स प्रमोशन की जाती है, और दूसरी मार्केटिंग एफर्ट्स की जाती है। और एक अहम बात जो नोट करने की वो ये है कि अगर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवा दी गई और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये रॉन्ग कमर्शलाइजेशन होगी। सपोज़ करें अगर आप किसी प्रोडक्ट का ऐड देखें और वो प्रोडक्ट जो है वो आप मालूम करें और वो अवेलेबल ना हो, तो ये जो है रॉन्ग कमर्शलाइजेशन होगी, क्योंकि ऐड भी चला दिया, कस्टमर रेडी हो गया है परचेज़ करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर अवेलेबल करवा के अगर ऐड दिखाया जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि कस्टमर जो है वो फ़ौरन जाकर जो है वो बाय करेगा प्रोडक्ट, और सेल जो है वो ज़ाहिर बात है जब प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो उसकी ठीक ठाक जो है वो सेल्स होगी। उसके बाद है फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो चीज़ है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, एक्चुअली वो एक एनालिसिस है, वो है
कंजॉइंट एनालिसिस। कंजॉइंट एनालिसिस जो है ये एक सर्वे बेस्ड जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो यूज़ की जाती है मार्केट रिसर्च के अंदर, और ये जो है हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि लोग किस तरह से वैल्यू देते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को प्रोडक्ट या सर्विस के। एट्रीब्यूट्स से मुराद उसके फीचर, फंक्शंस और बेनिफिट्स, यानी कि कस्टमर की निगाह में कौन से प्रोडक्ट हैं जो कौन से फीचर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। ये भी जो है वो एक रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट है, कंजॉइंट एनालिसिस। और रिसर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री में बहुत कम होती है, और जहाँ होती भी है तो वो भी बहुत एक उसके मतलब बहुत ही जिसे कहना चाहिए फेयरली रिसर्च नहीं देखने में आती जिस तरह होनी चाहिए। अब अगर इसकी एग्जांपल ली जाए रिसर्च के हिसाब से जिस एक कंट्री की, तो वो जापान की एग्जांपल है, जिनकी 8% जीडीपी स्पेंड होती है R&D में, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई क्वेश्चन है इस लेसन के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।